नोवेल है जानिब हराम बाय सैम आसिफ। एपिसोड नंबर 29। जरी पुलिस के अंदर दाखिल होते ही जरखान सिपा को लेता सीधा जरमीना बेगम के पास पहुंचा, जो हनान को सुलाने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी, मगर हनान थके सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुई तो अपने सब बच्चों को अंदर आता देखकर खुश हुई। नाइमा ने आगे बढ़ते फौरन हनान को अपनी गोद में लिया। तभी जरखान सपा का हाथ पकड़ते कमरे में दाखिल हुआ। लाल रंग के कामदार लहंगे चोले में सपा इंतहा की हसीन लग रही थी। वो जरखान के साथ चलती कमरे में आई और फिर सर झुकाकर खड़ी हुई तो जरमीना बेगम ने आगे बढ़ते जरखान और सपा को प्यार और ढेरों दुआएं दी। सपा को दुआएं देते देखकर अदा मुंह बनाती आगे बढ़ी तो जरमीना बेगम ने उसे भी प्यार किया। मम्मा, आपकी पोयम पूरी हो गई है। आपका इटालियन शहजादा अपनी हसीना को ले आया है। जरखान की बात पर जरमीना बेगम ने उसे हैरानगी से देखा तो सपा 2 कदम आगे बढ़ी। फिर आएगी वो शहजादी जो सबके घर बसाएगी, सबको उनकी खुशियाँ लुटाएगी। सपा ने आगे बढ़ते पोयम की आखिरी 2 लाइन्स पढ़ी तो जरमीना बेगम ने मुस्कुराते उसे अपने गले लगाया। तभी मीना सबके लिए कॉफ़ी लेकर आई तो जरखान हैरान हुआ। मीना बाजी, मैंने आपसे कॉफ़ी लाने को नहीं कहा। सर आयशा ने कहा कि दाइमा ने सबके लिए कॉफ़ी बनाने का कहा है। जरखान के परेशानी से बोलने पर मीना ने भी परेशानी से जवाब दिया तो सबने आयशा को देखा जो खड़ी मुस्कुरा रही थी। आयशा, तुमने ऐसा क्यों कहा मीना को? क्योंकि मुझे फेरी भाभी के साथ खेलना है और ज़ार भाई बोल रहे थे हमें सोना है, इसलिए बोला। अब आप कॉफ़ी पियो, मैं फेरी भाभी के साथ खेलूंगी। बहराम के सवाल पर आयशा आगे बढ़ती सपा का हाथ पकड़ती बोली तो सब लोग हंसने लगे। मैं इसे तुम्हारे साथ खेलने के लिए तो नहीं लाया। तो फिर क्यों लाए हो? वो क्या है ना, इस डायन को और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा, मैं किसी और की बर्बादी होते नहीं देख सकता। बस इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। जरखान की बात सुनते आयशा ने फ़ौरन सवाल किया तो जरखान ने मुंह बनाते जवाब दिया। जबकि उसका जवाब सुनकर सपा ने अपनी हील रखकर जरखान के पाँव पर मारी तो जरखान ने चीखें मारते पूरा कमरा सर पर उठा लिया। डायन औरत, तुम क्या लोहे के जूते पहनती हो? मैं शौहर हूँ तुम्हारा, मिजाजी खुदा हूँ तुम्हारा, और तुम मुझे मार रही हो? पापी औरत, अभी वो मिजाजी नहीं मिजाजी खुदा होता है। हाँ, वही वही। जरखान की बात सुनते सुहेल फ़ौरन बोला तो जरखान ने फ़ौरन जवाब देते सपा को घूरा। मिस्टर मिजाजी खुदा, अगर आज रात कमरे में सोना है ना तो खामोश हो जाओ, वरना लाउंज का सोफ़ा भी बहुत अच्छा है। सपा की धमकी सुनते जरखान का मुंह खुल गया। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, बजाय इसके कि तुम मुझे इज्जत दो तुम मुझे कमरे से निकाल रही हो। जरखान की बात सुनते सपा ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया, जबकि बाकी सब तो अपना अपना कॉफ़ी का मग पकड़े उससे सिप सिप करते कॉफ़ी पीते उनकी मीठी नोक झोंक एंजॉय कर रहे थे। आज हमारी गोल्डन नाइट है, तुम जानती हो ना? गोल्डन नाइट क्या होता है? जरखान की बात सुनते सपा ने जानबूझकर मासूम बनने की एक्टिंग की, उस बात को भूलते हुए कि सामने खड़े शख्स ने ढिठाई में पीएचडी कर रखी है। वही नाइट मेरी जान, जिसके बाद एक छोटी सपा और एक छोटा जरखान इस दुनिया में आएंगे। जरखान ने एक आंख तपाते ढिठाई की रिकॉर्ड तोड़ता बोला तो सपा के गाल शर्म से देखने लगे, जबकि सपा की शक्ल देखकर सब ने एक साथ केका लगाया। जरखान, शर्म करें कुछ, वो तुम कर लेना, क्योंकि मैं तो पैदाइशी बेशर्म हूँ और वैसे भी इस नाइट पर लेडीज़ ही शर्माती हैं क्योंकि हम जेंट्स तो। सपा के परेशानी से बोलने पर जरखान फ़ौरन बोला तो सपा ने आगे बढ़ते उसके मुंह पर हाथ रखा। अब इस ढीठ इंसान का क्या भरोसा, कुछ भी बोल दे। सपा की इस हरकत पर सब लोगों ने अपनी हंसी दबाई थी। अदा खड़ी हुई। मॉम, क्या हम मेरी देवरानी को उसके रूम में छोड़ आएं? हाँ हाँ शहजादी, क्यों नहीं, पूछने की ज़रूरत नहीं। अदा के एक्साइटेड होकर पूछने पर जहाँ जरमीना बेगम ने हाँ में सिर हिलाया, वहीं जरखान फ़ौरन बोला, इस बात से अनजान कि उसके साथ बाद में क्या होने वाला है। जरमीना बेगम की इजाज़त देने पर अदम और मरवा सफ़ा को जरखान के कमरे में छोड़ आईं और फिर चंद लम्हों बाद जरखान अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अभी जरखान अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि अदा, मरवा, मरजान और तालिया उसका रास्ता रोक गईं। उन सबको दरवाजे के सामने खड़ा होता देखकर जरखान ने परेशानी से उन्हें देखा। तभी मरवा आगे बढ़ी। जरखान भाई, अगर आपको अंदर अपनी बेगम के पास जाना है तो पहले जेब ढीली करनी होगी, वरना हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। फिर बेचारी सफ़ा अकेली सोएगी। मरवा की बात सुनते अदब अफसरदगी से बोली तो जरखान ने परेशानी से दाइमा को देखा, जो जेंट्स के साथ खड़ी जरखान और लेडीज़ को देख रही थी। ये नहीं होता है बेटा, बहनों और भाभीयों को दे दो। ऐसे कैसे दे दूँ? मैं कोई चर्च बेचता हूँ जो मैं इन पर अपने पैसे वेस्ट करूँ? चलो हटो सब बीच में से, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है। दाइमा की बात पर जरखान फ़ौरन बोलता आगे बढ़ा तो मरजान तालिया के कान की तरफ झुकी। वैसे तालिया, ये तुम्हारा छोटा भाई है
और भाई बड़ा हो या छोटा सारे नखरे उठाता है तो क्या तुम बहराम की तरह इस पर अपना हक नहीं जताओगी? मरजान की बात पर तालिया ने नासमझी से मरजान को देखा, जिस पर मरजान हल्का सा मुस्कुराई तो तालिया को समझ आया और फिर तालिया फौरन से आगे बढ़ती जरखान की गर्दन के गिर्द हार बांध गई। तालिया में पाकिस्तानी चमगादड़ देखकर बहराम ने केका लगाया, जबकि जरखान परेशानी से कभी तालिया और कभी बहराम को देखने लगा। तुम तो मेरे प्यारे सोने छोटे भाई हो, हटो तुम मुझसे, मुझे किस करने का हक सिर्फ मेरी बीवी का है। तालिया ने बोलते साथ ही जरखान के गाल पर किस किया तो जरखान तकरीबन चिल्लाया और खुद को तालिया के चंगल से छड़ाने लगा। मगर अल्लाह ताला ने वाकई में तालिया के हाथों में चमक फिट किया था और शायद यही वजह थी जो जरखान तालिया को खुद से बिल्कुल भी दूर न कर सका। भूतनी हटो, दूर हो मुझसे, पहले पैसे दो फिर दूर होंगी, नहीं तो। जरखान के चिल्लाकर तालिया का पक्का हिसार तोड़ने की नाकाम कोशिश करने पर तालिया ने उसे धमकी दी, जिस पर जरखान ने परेशानी से उसे देखा। नहीं तो क्या करोगी तुम भूतनी? मैं तुम्हारे पूरे मुंह पर ठीक वैसा निशान छोड़ूंगी जैसा मैंने 2 मिनट पहले तुम्हारे सीधे गाल पर छोड़ा है। वैसे भी तुम मेरे छोटे भाई हो तो मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। जरखान की बात सुनते तालिया मुस्कुराते बोली तो जरखान परेशान हुआ, जिस पर मरवा ने अपना फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन करते हुए उसका गाल दिखाया तो जरखान ने फौरन चीख मारी और खुद से उस चुंबकीय भूतनी को दूर करने लगा, मगर नाकाम रहा। वैसे तुम्हें पता है तुम मरजान के भी छोटे भाई हो। तालिया की बात सुनते जरखान ने एक झटके से मरजान को देखा जो खड़ी उसे देख रही थी। फिर मरजान ने फौरन आगे बढ़ी और उसने जरखान को दूसरे गाल पर किस करते लिपस्टिक का निशान छोड़ा तो जरखान ने चीखें मारना शुरू की। मम्मा बचा लो सिफा मेरी जान, अपने शौहर का बचा लो। जरखान की चीखें सुनते जरमीना बेगम परेशानी से बहराम के पास आई तो बहराम ने उन्हें पूरी स्टोरी सुनाई, जिस पर जरमीना बेगम मुस्कुराती जरखान और तालिया को देखने लगी। तभी सफ़ा अपने कमरे से बाहर आई। कमरे के बाहर सबको ऐसे देखकर सफ़ा परेशान हुई तो मरवा ने उसे स्टोरी सुनाई, जिस पर सफ़ा भी हंसने लगी। तालिया और मरजान को खुद को ना छोड़ता देखकर जरखान ने पहले तो उन दोनों को घूरा, मगर फिर जेब में हाथ डाल गया। ये लो और अब मुझसे दूर हो जाओ तुम दोनों चुड़ैलें। जरखान जेब से 2 नेकलेस निकालता तालिया और मरजान को पकड़ाता बोला तो तालिया और मरजान ने फौरन उससे नेकलेस पकड़ा। तभी मरवा ने हाथ बढ़ाया तो जरखान ने उसे भी एक नेकलेस दिया तो अदा भी एक्साइटेड से होती आगे बढ़ी, जिस पर जरखान ने उसे भी नेकलेस दिया तो अदा का मुंह बना, भाई आपने इन तीनों को गोल्ड के दिए हैं और मुझे आर्टिफिशियल क्यों? अदा जान ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये रियल डायमंड नेकलेस है जो मैंने खास तौर पर आपके लिए बनवाया है। अदा के मुंह बनाकर बोलने पर जरखान फौरन बोला तो अदा हैरान हुई, सच्ची ये डायमंड का है? अदा के परेशानी से बोलने पर जरखान ने फौरन हाँ में सर हिलाया तो अदा खुश हो गई। आपसे तो मेरा भाई अच्छा है, देखिए मुझे डायमंड नेकलेस दिया है, आपने तो आज तक मुझे एक अंगूठी भी नहीं दी। अदा के मुंह बनाकर बहराम को बोलने पर सब लोग हंसने लगे तो अदा दरवाजे से हटी। भाई आपकी बेगम वेट कर रही है, बेचारी खड़ी होकर थक गई है। अदा की बात पर जरखान ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया और फिर सफ़ा को लेते अंदर कमरे में चला गया तो बाकी सब भी अपने अपने कमरों में चले गए। जरखान अपने कमरे में आता ही टाई और कोट उतारकर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा तो सफ़ा भी अपना लहंगा संभालती जरखान के पास बैठी। क्या हुआ जरखान, तुम ठीक हो? मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल सब रिश्तों से दूर रहकर गुजारे हैं सफ़ा, मुझे नहीं पता था रिश्ते इतने हसीन होते हैं। भाई ने मुझसे वादा किया वो तुम्हारी शादी मुझसे ही करवाएंगे और उन्होंने करवाई भी। मेरी सारी बहनें कितने हक और मान से मुझसे फरमाइश करती हैं और तो और सब जानते हैं ये उनका घर नहीं है, मगर फिर भी वो कितने हक से इस जरी पैलेस में रह रहे हैं और हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन करो अगर मुझे पता होता ये सब इतना अच्छा होता है तो मैं पहले ही उन सबको यहाँ ले आता। तुम्हें पता है मुझे मम्मा के सिवा किसी की आदत नहीं थी, मगर अब मेरा मम्मा के साथ साथ अपने बहन भाई और अपनी बीवी के बगैर भी गुजारा नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क करता हूँ सफ़ा। सफ़ा के सवाल पर जरखान फौरन बोला तो सफ़ा की आंखों में आंसू आए और फिर सफ़ा जरखान के सीने पर सर रख गई। आज सफ़ा को भी अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हो रहा था और अब तो ये सुकून उसे सारी ज़िंदगी के लिए मैसर था। सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे जब जरखान और सफ़ा लाउंज में दाखिल हुए और सीधे आकर टेबल के पास खड़े हुए तो दाइमा ने उन दोनों को बैठने का इशारा किया, जिस पर वो दोनों मुस्कुराते हुए टेबल पर बैठे और नाश्ता करने लगे। तभी जरखान का फ़ोन बजा, जिसे वो अगले 2 सेकंड्स में ही उठा गया। गाइस ज़ुबी का फ़ोन है, कह रही है वो हम सब से वीडियो कॉल पर बात करना चाहती है, इसलिए सब लोग शराफत से अपना अपना चाय का मग लेकर लाउंज में आ जाओ। कम सफ़ा डार्लिंग, जरखान सबसे कहता उठा और फिर सफ़ा को लेकर लाउंज में पहुंचा तो सब लोग ही परेशानी से उठकर लाउंज में आए, जहाँ लगी दीवार की एलईडी पर जरखान अपना फ़ोन कनेक्ट कर चुका था और उस पर ज़ुबिया का चेहरा नज़र आ रहा था।
अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो सब लोग। तुम सबको एक नए फैमिली मेम्बर की बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। जुबिया की बात पर सबने हंसकर जवाब दिया तो जुबिया ज़रमीना बेगम की तरफ मुतवज्जा हुई। सॉरी मामी, मैं वक्त पर आ न सकी। इट्स ओके बेटा, मगर तुम हो कहाँ। जुबिया की बात सुनते ज़रमीना बेगम ने मुस्कुराते जवाब दिया, जबकि बाकी सब तो जुबिया के मुँह से ज़रमीना बेगम के लिए मामी लफ्ज़ सुनकर ही परेशान हो गए थे। कोई परेशान नहीं था तो वो दाइमा, ज़रख़ान और सफ़ा थे। सफ़ा तो जुबिया को जानती ही नहीं थी, जबकि दाइमा और ज़रख़ान उसकी असलियत से वाकिफ़ थे, जो अभी तक जुबिया के कहने पर खानज़ादा फैमिली से छुपाई गई थी। गेस करे कहाँ हूँ मैं। जुबी, क्या तुम आयास मंजिल में हो। जुबिया के सवाल पर ज़रख़ान ने परेशानी से सवाल किया तो सबने चौंक कर ज़रख़ान को देखा, क्योंकि बकूल ज़रख़ान के वो आज तक पाकिस्तान नहीं गया था, सिर्फ अपनी शहज़ादी को लेने पाकिस्तान गया था। फिर उसे आयास मंजिल का पता होना ताज्जुब की बात थी। बिल्कुल ज़रख़ान, मैं आयास मंजिल में हूँ और इस वक्त आयास खानज़ादा मेरे कब्ज़े में है। यूँ समझो कि आज मैं अपना इंतकाम शुरू करने जा रही हूँ, मगर इंतकाम लेने से पहले मैंने सोचा कि आयास खानज़ादा तुम्हारे और मेरे साथ साथ तालिया और मरजान का भी गुनहगार है, मामी का भी गुनहगार है, दाइमा और बहराम का भी गुनहगार है, सनान, सुहेल और अदा का भी गुनहगार है। तो क्यों ना तुम सबको भी आयास खानज़ादा का तमाशा दिखाऊं, ठीक वैसा जैसा उसने हम सबकी ज़िंदगियों का तमाशा बनाया है। क्या बहराम भाई, सनान भाई, सुहेल भाई और दाइमा का गुनहगार कैसे हुआ वो। मरवा के सवाल पर जुबिया ने कैमरे से नज़रें चुराई, जैसे वो कोई हकीकत छुपा रही हो। जुबिया की खामोशी देखकर सब परेशान हुए। बताओ ना जुबी, कैसे है वो चारों का गुनहगार। मरजान की बात पर जुबिया ने एक गहरा सांस लिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, आयास पीछे से कमरे में दाखिल हुआ तो जुबिया फ़ौरन से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जबकि आयास इस बात से अनजान कि उसके साथ क्या होने वाला है और उसे कौन कौन देख रहा है, एक कमीनी मुस्कुराहट के साथ जुबिया की तरफ बढ़ा। आयास की मुस्कुराहट देखते अदा फ़ौरन बहराम के साथ लगी तो बहराम ने उसके गिर्द हिसार बांधते उसे तसल्ली दी। आयास जैसे ही जुबिया के पास पहुंचा तो जुबिया हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसने आयास को धक्का देते खुद से दूर किया, जिस पर आयास गड़बड़ाया। ये क्या तरीका है मेरी जान, ऐसे खुद से दूर नहीं करते। जुबिया के धक्का देने पर आयास फ़ौरन बोला तो सबको उस पर गुस्सा आया। जिनेलिया, मेरी जान, मेरे पास आओ। आयास के जुबिया को जेलेनिया बुलाने पर सब लोग हैरान हुए। जेनेलिया नहीं है मेरा नाम, फेक नाम दिया था तुम्हें मैंने। मतलब अगर तुम जेनेलिया नहीं हो तो कौन हो। जुबिया के गुस्से से बोलने पर आयास को हैरत का झटका लगा और फिर उसने फ़ौरन सवाल किया, जिस पर जुबिया हल्का सा मुस्कुराई। गेस करो मैं कौन हूँ। कौन। जुबिया के सवाल पर आयास एक बार फिर परेशानी से बोला तो जुबिया ने अपने बाल झटके। याद करो आयास खानज़ादा, अप्रैल की वो रात याद करो जब एक 10 साल की मासूम बच्ची ने तुमसे गिड़गिड़ा कर अपनी इज्जत की भीख मांगी थी और तुमने उसे वो भीख नहीं दी थी। याद करो अप्रैल के उस दिन को आयास खानज़ादा, जब तुम्हारे गुनाह को किसी ने देख लिया था, तुमने उनका कत्ल करवाया था। याद करो नवंबर की उस रात को जब तुमने अपनी बीवी को ये जानते हुए भी कि वो जिंदा है मुर्दा बोलकर दफन किया था। याद करो नवंबर की उस रात को जब तुमने एक सुनहरे बालों वाली को ज़रमीना बेगम की मौत की वजह बनाते एक बार फिर बेघर किया था और उसे भी मारना चाहा था, मगर वो वक्त रहते बच गई थी। याद करो दिसंबर के उस दिन को जब शकुंतला के कोटे पर से हेजल ग्रे आंखों वाली लड़की को देखते थे तुम्हें तुम्हारा बेटा याद आया था और फिर तुमने उसे हेजल ग्रे आंखों वाली को एक दोजख में झोंकना चाहा था। याद करो फरवरी की वो शाम जब तुमने साजिदा बीबी को अपने बेटे को वो सच बताने नहीं दिया था जिसके बाद वो तुम्हारा तख्ता पलट सकता था। सगे बाप की ठुकराई हुई इस बच्ची की धमकी दी थी तुमने, जो तुम जैसे दरिंदे से अनजान थी। याद करो मार्च की रात, अपनी उस पार्टी को जिसमें तुमने एक शहजादी को लूटना चाहा था और तुम्हारे सगे बेटे ने भरे मुजम्मे में तुम्हारे मुंह पर गैरत का तमाचा मारा था। याद करो 21 मई की उस रात को जब तुमने उस इटालियन शहजादे को गहरी नींद में सुलाकर अपनी बीवी को एक बार फिर मौत के दाने पर लाए थे। याद करो अपने उस हर गुनाह को आयास खानज़ादा, जो इस दुनिया से छुपाए हैं तुमने, क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम्हारे काले कारनामे खुले तो तुम्हारे चारों बेटे तुम्हें अर्श से फर्श पर ला पटकेंगे। तुम ये सब कैसे जानती हो। कौन हो तुम। जुबिया के मुंह से अपने हर उस गुनाह को सुनती जिसकी आज तक उसने अपने फरिश्तों को भी खबर नहीं होने दी थी। आयास के पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। फिर वो खौफ के आलम में बोला, जबकि दूसरी तरफ ज़री पैलेस में ज़रख़ान भी किसी सोच में पड़ गया। 21 मई कोई आम तारीख नहीं थी जो ज़रख़ान भूल जाता। क्या हुआ ज़ार, तुम क्या सोच रहे हो। 21 मई। तालिया की बात पर ज़रख़ान नम आवाज़ में बोला तो ज़रमीना बेगम ने अपना सर झुकाया। मम्मा, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। ज़रख़ान के सवाल पर लहू देती आंखों
पर ज़रमीना बेगम की आंखें नम पड़ी। मम्मा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। ज़रखान खानज़ादा की सिक्योरिटी तोड़ना आसान काम नहीं। 21 मई 2023 को ज़री पुलिस का सारा डेटा गायब हुआ और सबका यही कहना था कि हम नहीं जानते। उस रात में इतनी गहरी नींद सोया था कि मैं सुबह जाकर उठा था, जबकि मेरी शुरू से आदत है एक दफ़ा पानी के लिए ज़रूर उठता हूँ। मम्मा, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करूँगा, क्या आपने अयाज खानज़ादा को यहाँ आने की इजाज़त दी थी? ज़रखान तकरीबन चिल्लाते बोला तो सब लोग परेशान हुए, जबकि ज़रमीना बेगम नम आँखों से ज़रखान को देख रही थी। ज़रमीना बेगम के कोई जवाब ना देने पर ज़रखान की गुस्से से रगें तन गईं। मीना, मीना! ज़रखान के चिल्लाने पर मीना भागती हुई लाउंज में आई। अयाज खानज़ादा यहाँ क्यों आया था और तुमने उसके कहने पर मुझे नींद की गोलियाँ क्यों दी थी? वो मैम से मिलने आए थे और उन्होंने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं आपकी कॉफ़ी में नींद की गोलियाँ मिला दूँ। ज़रखान के सवाल पर मीना ने सर झुकाते, डरते, अटकते अटकते जवाब दिया तो ज़रखान ज़ोर ज़ोर से तालियां मारकर हंसने लगा। वेल डन ज़रमीना खानज़ादा, मैंने इस घटिया आदमी से आपको बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और आपने क्या किया? आपने मुझे ही सुला दिया, वो भी गहरी नींद। मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मुझे आज पता चला। हेड्स ऑफ टू यू ज़रमीना खानज़ादा, वो सिर्फ मुझसे मिलने आए थे ज़रखान, तो मुझे कभी नहीं मिलने देते, इसलिए उन्होंने ये सब किया। वो सिर्फ 2 घंटे मेरे पास बैठे और बहराम और सनान की बातें करते चले गए, और कोई बात नहीं है। ज़रखान पूरी बात बोलते आखिर में तब से झुका तो ज़रमीना बेगम ने फ़ौरन जवाब दिया, जबकि बाकी सब परेशानी से उन्हें देख रहे थे। मम्मा की जान, मम्मा का यकीन करो। नहीं हूँ मैं आपका बेटा, खबरदार जो मुझे आपने जान बोला तो यकीन जाने में खुद को कुछ कर लूँगा। ज़रमीना बेगम के रोते हुए बोलने पर ज़रखान चिल्लाते बोला तो ज़रमीना बेगम ने सर झुकाया। तभी एलईडी से चिल्लाने की आवाज़ आई तो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए, जहाँ अयाज ने ज़ुबिया को बालों से पकड़ा हुआ था और ज़ुबिया खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। नहीं 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 अयाज, अगर ज़ुबी को कुछ हुआ तो आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ज़ुबिया को अयाज की घेर में देखते ज़रखान चिल्लाते बोला। तभी अयाज ने ज़ुबिया को धक्का देकर बेड पर फेंका। मेरी ये सब राज सिर्फ कोई करीबी ही जान सकता है, और अप्रैल की उस रात के तो मैंने सब सबूत मिटा दिए थे, सिवाय उस 10 साल की बच्ची के। इससे पहले मैं उसे ख़त्म करता, वो कमबख्त आलिम बीच में आ गया, मगर अच्छा हुआ उसने मुझे देखा था, मरना तो था ही उसे, फिर उसकी बीवी को भी मार दिया मैंने। तुम यकीनन ज़ुबिया अफंदी हो, मेरे उस मनहूस साले रुहेल अफंदी की बेटी। मैंने बहुत साल तुम्हारे इस नालायक भाई सुहेल अफंदी को भी पाला है, मगर चलो अब तुमसे सारे हिसाब पूरे कर लूँगा। अल्फाज थे यह सीसा जो दाइमा और सुहेल के कानों में पड़े थे। दाइमा को इतने सालों बाद जाकर पता चला था कि अपने बेटे और बहू के कातिल को ढूंढने के लिए वो जिस शख्स की मदद लेती रही हैं वो खुद ही उनके बच्चों का कातिल था। जबकि सुहेल ये सुनकर कि ज़ुबिया उसकी बड़ी बहन है किसी सदमे में चला गया, उसका दिल किया एलईडी फटे और वो उसमें घुसकर अपनी बहन के पास पहुंच जाए। अभी सुहेल सोच ही रहा था कि उसे अचानक अदा के चलाने की आवाज़ आई तो सब अदा की तरफ मुतवज्जा हुए। सबको अपनी तरफ देखते अदा ने एलईडी की तरफ इशारा किया तो सब एक बार फिर अपनी सोच से झटकते एलईडी की तरफ मुतवज्जा हुए, जहाँ आया के हाथ में चाकू था और वो ज़ुबिया की तरफ बढ़ रहा था। तब तो तुम्हें मार नहीं पाया था, मगर आज मार दूंगा, ठीक उस तरह से जैसे मैंने आलिम और उसकी बीवी को मारा था, तुम्हारी उस मनहूस बाप रुहेल और तुम्हारी माँ को मारा था। और बस ये ज़ुबिया की आखिरी हद थी, वो जो आज तक यही समझती आई थी कि उसके माँ बाप की हादसाती मौत हुई थी, आज अयाज के मुँह से सच सुनकर आपे से बाहर हो गई। वो फ़ौरन बेड से उठी और फिर उसने अयाज के बूढ़े वजूद को गर्दन से पकड़ते दीवार से पिन किया। तुझे क्या लगता है मैं कमज़ोर हूँ? नहीं अयाज खानज़ादा, मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुझे मौत के घाट उतार दूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि तू सिर्फ मेरा गुनहगार नहीं है। तू जानता नहीं है तूने अपने जुराइम का इतराफ़ करके कौन सी आग लगाई है। तो सिर्फ यही कहता है ना कि ज़रमीना बेगम ने अपने बच्चे एक मुहिम के तहत इकट्ठे कर लिए हैं बस, मगर उन बच्चों में एक वो भी है जो तेरी काया पलटने का हुनर रखता है, अपनी बहनों का, अपनी माँ का, अपनी शहज़ादी का और अपनी हसीना का बदला लेगा। वो तुझसे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़ुबिया के चिल्लाने पर अयाज उसके दोनों हाथ झटकता बोला तो ज़ुबिया ने रूह को जला देने वाली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। हाँ, इसलिए तो जब तुम मामी से मिलने इटली गए थे तो तुमने मीना के ज़रिए उसे गहरी नींद सुला दिया था। वो आग है जो गुस्से में सब राख कर सकता है और तू इस बात से अच्छे से वाकिफ़ है अयाज खानज़ादा। ज़ुबिया की बात पर अयाज को गुस्सा आया। वो जैसे ही आगे बढ़ा तो ज़ुबिया ने उसे धक्का देते खुद से दूर किया। ज़ुबी, ख़त्म करो उस कुत्ते को, मुझसे उसकी चलती सांसें अब बर्दाश्त नहीं होती। ज़रखान की बात पर अयाज ने एक झटके से उसके लैपटॉप की तरफ देखा जिस पर अयाज के आने से पहले ज़ुबिया बैठी थी। स्क्रीन पर सबको एक साथ
देखते आयास को झटका लगा। इससे पहले वो कुछ बोलता, जुबिया ने एक लोहे का रोड उसके सर पर मारा, जिससे उसके सर से खून लकीरों की सूरत बहने लगा। तो जुबिया फौरन आगे बढ़ी। इससे पहले कि आयास बेहोश होता, जुबिया ने एक एक करके उसकी सारी उंगलियां काट दी, जबकि आयास दर्द से गिराता खून में लथपथ जमीन पर ढह गया। और फिर चंद ही लम्हों में खून ज्यादा बह जाने की वजह से इस फानी दुनिया से रुखसत हो गया।